आगे बढ़ते हैं। दिस इज लोडिंग इफेक्ट सेकेंड पार्ट विच इज लोडिंग इफेक्ट ड्यू टू सीरीज कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि लोडिंग इफेक्ट शंट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो प्रेजेंट होता है वो कैसे होता है। शंट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या लिया था कि एक सोर्स था हमारे पास, सोर्स का ही आउटपुट इम्पीडेंस था और उसके साथ शंट में कनेक्टेड था एक वोल्ट मीटर जिसकी मदद से हम वोल्टेज को मेजर कर रहे थे। पर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सीरीज कनेक्शन देख रहे हैं, तो उसके लिए करंट को सीरीज में मेजर किया जाता है। ये की पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड इन पैरेलल एंड करंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन के लिए हमने करंट का मेजरमेंट लिया है। लैब में भी इसको करते हैं, तो लैब में करंट को मेजर करने के लिए हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम दो पॉइंट्स के पैरेलल में अपना इंस्ट्रूमेंट जैसे मल्टीमीटर हो गया उसके दो प्रोब्स को रखते हैं और वोल्टेज को मेजर करते हैं। क्लियर है वॉइस सभी को? यस मैम। Am I audible or not? Okay. कहीं भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बताइए। वैसे अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो कि समझ में नहीं आए। फिर भी नहीं आ रहा है सो प्लीज फील फ्री एंड आस्क। यहाँ पे हमने सीरीज कनेक्शन लिया है, दो डायग्राम आपको दिख रहा है। एक डायग्राम में सिंपली शॉर्ट सर्किट है, मतलब यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है एंड आई नॉट करंट फ्लो हो रही है। और उसके बाद दूसरा सर्किट जिसमें कि हमने उस ब्रांच से शॉर्ट सर्किट ना लगा करके एक एमीटर कनेक्ट कर दिया है। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को हमेशा सीरीज में। ध्यान रखने वाली चीज है ये। सो यहाँ पे एमीटर आपको कनेक्शन एक जैसा लगेगा दोनों ही सर्किट में, बट यहाँ जो करंट का फ्लो है ये सीरीज में है। जो करंट एमीटर में जा रही है वही करंट निकल करके आ रही है ई नॉट से। क्लियर है? मतलब इस पूरे के पूरे लूप में एक ही करंट फ्लो हो रही है विच इज IL और उसी करंट को एमीटर मेजर कर रहा है। पर अब इस एमीटर की वजह से एक्चुअली जो एक्चुअल सर्किट था उसमें आई नॉट करंट फ्लो हो रही थी, बट एमीटर लगाते ही ये आई नॉट करंट आई नॉट नहीं रह जाएगी, ये चेंज होकर के IL हो जाएगी। और इसी वजह से पिक्चर में आता है लोडिंग इफेक्ट। मतलब इस एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हमने ZL से डिनोट किया है, इस ZL की वजह से जो आई नॉट करंट प्रीवियसली फ्लो हो रही थी इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में, अब वही आई नॉट करंट चेंज होकर के IL हो गई है। इज इट क्लियर? Is it clear to everyone? तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। सो फर्स्ट सर्किट में जो हमारी करंट फ्लो हो रही थी, सिंपल KCL KVL हम दो ही लॉजिक लगाते हैं कोई भी अगर सर्किट है। यहाँ एक क्लोज लूप लूप में आपको निकालनी है करंट, तो हम क्या लगाएंगे बताइए? क्या अप्लाई करेंगे? यस, क्या अप्लाई करेंगे? KVL लगाएंगे। यस, KVL लगाएंगे, बिल्कुल सही। KVL लगाने के लिए यहाँ पे हमें बस दिख रहा है कि सिंपल एक क्लोज लूप है। किशन द्विवेदी जी क्या कर रहे हैं आप? मत करिए ऐसा स्क्रीन पे। गलती से इट्स ओके। सो KVL लगाना है। KVL मतलब क्लोज लूप में आपका वोल्टेज sum of all the voltages in a closed loop will always be 0। यहाँ पे हमारा KVL लगेगा तो I नॉट करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रही है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? V is equals to I into R का कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ सभी को पता है, तो यहाँ V को हमने E नॉट से डिनोट किया है, तो E नॉट इज इक्वल्स टू Z नॉट इंटू I नॉट होगा। और इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट इस पूरे के पूरे लूप में नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स एक ही इक्वेशन बनेगी विच इज I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट। एक मिनट यहाँ से, ठीक है अभी ठीक है। I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट बाय Z नॉट और E नॉट इज इक्वल्स टू Z नॉट I नॉट। इससे हमें I नॉट करंट मिल गई। ये एक्चुअल करंट फ्लो हो रही है उस सर्किट में। अब इस सर्किट को हमें मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या किया, सीरीज में एक
लगा दिया एमीटर, ठीक है। सीरीज में एमीटर लगाया, एबी टर्मिनल के अक्रॉस एमीटर लगाया, बट उस एमीटर का भी एक इम्पीडेंस है जो कि पिक्चर में आएगा, जो उस सर्किट में प्रेजेंट होगा। उस इम्पीडेंस को नेम पर्पस, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप इसको ZL ही लिखेंगे, इसको आप RM लिख सकते हैं, RIN लिख सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिखेगा। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब ये ZL जैसे ही पिक्चर में आया तो आपका जो सर्किट था पहले ये वाला, इस सर्किट में सिर्फ Z0 करंट फ्लो हो रही थी। अब ये Z0 करंट ना हो करके यहाँ साथ ही साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस आ गया विच इज ZL। क्लियर है? अब ZL जैसे ही आया तो ZL की वजह से यहाँ पे जो टोटल करंट जो सिंपली I0 इज इक्वल टू E0 बाय Z0 थी, अब क्या हो जाएगी Z0 प्लस ZL, क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ गए हैं। इसकी वजह से डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है। ओवरऑल जो करंट पहले फ्लो हो रही थी, अब जो करंट फ्लो हो रही, दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा? कौन ज्यादा है कौन कम है बताइए? IL का डिक्रीज होगा। IL डिक्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ अब जो सर्किट में प्रेजेंट है वो ज्यादा हो गए हैं, और इसकी वजह से हमारी जो मेजर्ड करंट, यस डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो इसकी वजह से एक्चुअली हुआ क्या, सर्किट में जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रही थी वो चेंज हो गई है। और वो चेंज इसलिए आया है क्योंकि हमने एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया है जिसका खुद का एक इंटरनल इंपीडेंस है, और उस इंटरनल इंपीडेंस की वजह से जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रही थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, और इसी वजह से इंस्ट्रूमेंट में एरर प्रेजेंट होती है। दिस इज द कॉज कि एरर क्यों आई, क्योंकि ट्रू वैल्यू से डेविएशन हो गया मेजर्ड वैल्यू का। ओके, सो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सीरीज में अगर एमीटर कनेक्टेड है। सेम कॉन्सेप्ट अभी जो हमने देखा है, यहाँ पे एक जो सोर्स लगा हुआ है, ये कौन सा सोर्स है बताइए? वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स? कौन सा सोर्स है ये? वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स है, वेरी गुड। अब इसी को हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या चेंज आएगा सर्किट में? पैरेलल में आ जाएगा इम्पीडेंस। ये जो Z0 सीरीज में लगा है वही Z0 क्या हो जाएगा? पैरेलल में लग जाएगा। वेरी गुड। तो सेम लॉजिक अब हम देख रहे हैं विद करंट सोर्स। करंट सोर्स अगर लगा हुआ है तो इसके साथ पैरेलल में लग गया इम्पीडेंस, और पैरेलल में इम्पीडेंस लगते ही यहाँ पे चेंज आया कि जो एमीटर वहां लगा था वही एमीटर यहाँ लगा है। बस क्या होगा, पहले ये दोनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ सीरीज में थे, अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में लग जाएंगे। पैरेलल में लग गया, लेकिन अब इससे सर्किट और ज्यादा इजी हो गया क्योंकि हमारा करंट सोर्स है। तो जिस तरीके से वोल्टेज डिवीजन लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, वोल्टेज डिवाइडर लॉ, उसी तरीके से करंट डिवीजन लॉ भी होता है। तो करंट डिवीजन के थ्रू अब हम क्या निकाल सकते हैं, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है। और करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि व्हाट एवर करंट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, वो इक्वल होगा जो आपकी सोर्स करंट है इनटू जिस ब्रांच में आपको निकालना है उस ब्रांच का इंपेडेंस नहीं, उसके सामने वाली ब्रांच का इंपेडेंस डिवाइडेड बाय Z0 प्लस ZL टोटल इंपेडेंस। इज इट क्लियर? दिस इज द वे टू कैलकुलेट द लोड करंट जो आपके लोड में फ्लो हो रही है, मतलब जो एमीटर के अक्रॉस फ्लो हो रही है। और दोनों आप देखेंगे कि सेम इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन अल्टीमेटली सेम है, बस दो तरीके से निकाली गई है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोग रीड करिए, इसको मैंने सोल्यूशन सोचा कि मैं टाइप करूं, बट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था क्योंकि बोर्ड में इसके 2-3 डायग्राम बना करके करना आसान है, बट इसको स्लाइड्स बनाना उतना आसान नहीं है, इसलिए इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ नहीं दिया हुआ है। पहले आप लोग मुझे बताइए क्या ये सॉल्व हो सकता है, कैसे हो सकता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वर्बली कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और आप लोग करके मुझे बताएंगे और इसको सेंड करेंगे मुझे। इंडिविजुअली व्हाट्सएप में मत सेंड करिए बेटा, मेरे व्हाट्सएप में इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं कि क्या बताऊं मैं। सो इंडिविजुअल सेंड नहीं करिए, आप लोग से अगर हो जाता है, बन जाता है, तो अपने उस ग्रुप पे सेंड करिए जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है, दैट इज फॉर डिस्कशन पर्पस आल्सो। क्लियर है?
So please read the question. क्लियर है? पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने? क्वेश्चन रीड कर लिया सभी ने? क्वेश्चन रीड किया? यस और नो प्लीज। तुम लोग आगे प्रोसीड करें, इसका सोल्यूशन देखें। हेलो, यस मैम। रीड कर लिया? Yes, ma'am. Just a minute. रीड कर लिया सभी ने? Yes, ma'am. ओके, तो अब यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा है आप लोगों को। इस सर्किट में हमें कैलकुलेट करना है जो भी करंट फ्लो हो रही है इस 500 ओम ब्रांच में, ठीक है? अब इस 500 ओम ब्रांच में जो भी करंट फ्लो हो रही है, इस करंट को हमें मेजर करना है। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग बताइए कोई भी कि ये दोनों ब्रांच ओपन है, ओके? यहाँ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो एट दिस स्टेज इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है? प्लीज एनीवन? हाँ, कितनी करंट फ्लो हो रही है? 0। किसने बोला ये? नाम बताइए। प्रबल सिंह। प्रबल सिंह, वेरी गुड बेटा। क्योंकि ये ब्रांच ओपन है तो ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकती। अगर करंट को फ्लो होना है तो लूप को क्लोज होना पड़ेगा। दैट मींस जब तक ये ओपन है तब तक इस 500 ओम ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। सभी लोग ध्यान दें, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनसे बन करके, जिससे मिल करके ही आपका नेटवर्क एनालिसिस बना हुआ है। नेटवर्क की क्लास लगी अभी तक एक भी आप लोगों की? No, ma'am. एक भी क्लास नहीं लगी है नेटवर्क की। बहुत ही ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में जो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आपके नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से होंगे। नहीं लगी है तो भी कोई बात नहीं, जो हम लोग आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वही नेटवर्क के कॉन्सेप्ट है। यहाँ ये लूप आपको क्लोज नहीं दिख रहा है, दैट मींस इस 500 ओम ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कहीं भी दिख रहा है लूप ओपन है, करंट जीरो है, ठीक है? इनिशियली करंट जीरो है, बट अभी आपको इस सर्किट में 1 2 3 रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। इन तीनों रेजिस्टेंसेस को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि अगर आपको सिर्फ रेजिस्टेंस और वोल्टेज का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये एक लीनियर सर्किट है, यहाँ कोई नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं लगा है, और अगर ये एक लीनियर सर्किट है तो इसको मैं थेवेनिन्स के थ्रू सॉल्व करके एक सिंपल एक रेजिस्टर और एक सोर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरी इस ब्रांच की करंट मुझे पता चल जाएगी। इस ब्रांच की करंट मतलब ये ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस अगर मैं थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालती हूँ तो अल्टीमेटली ये वही ब्रांच है जिस ब्रांच में मुझे करंट निकालनी है। क्लियर है? तो इससे क्या होगा कि मुझे वो करंट मिल जाएगी जो कि 500 ओम के अक्रॉस फ्लो हो रही है, और सर्किट भी सिंपलीफाई हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों ने थेवेनिन्स का कॉन्सेप्ट लगाया है जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें। सो इसको आपको थेवेनिन्स के थ्रू सॉल्व करना होगा। आप थेवेनिन्स के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें आपको थेवेनिन्स वोल्टेज, ये दोनों टर्मिनल ओपन है, इसके अक्रॉस वीटीएच निकालना है। तो वीटीएच निकालने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि इस यहाँ पे कौन सा वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा है। तो उसके लिए सिंपल आप वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे इस नोड पे। ये नोड दिख रहा है, दोनों रेजिस्टेंस 500 और 1000 के बीच में ये जो एक नोड प्रेजेंट है, इस नोड पे जो भी वोल्टेज प्रेजेंट होगा वही वोल्टेज प्रेजेंट होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस 500 ओम के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और अगर I 0 है
तो V क्या होगा? If I is 0 then V will be Same रहेगा. Zero. V is equals to I into R. तो अगर I 0 है that means 500 ओम के अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा? 0. 0. इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है जब तक कि ये सर्किट ओपन है. तो अगर इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है तो जो भी वोल्टेज इस नोड पे प्रेजेंट है वही वोल्टेज कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ पे भी. दैट मीन्स आपको एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करना है कि इस नोड पे क्या वोल्टेज प्रेजेंट है. अब इस नोड का वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपको ये दिखेगा कि इस सर्किट में हम सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हैं. जो वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट है उसको डिवाइड करना है 1000 में और 1000 में. यहाँ पे आप वोल्टेज डिवीजन नहीं लगा सकते थे जब तक कि अगर ये सर्किट आपका क्लोज होता. क्यों? तब इस ब्रांच में भी करंट जाती और इस ब्रांच में भी वोल्टेज ड्रॉप अपियर होता. पर अभी इस केस में क्योंकि सर्किट ओपन है तो हम यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज इस 1000 ओम के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज आपका प्रेजेंट होगा VTH भी. क्लियर है? अब बताइए सिंपल सा लॉजिक. यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ 1000 ओम है, यहाँ 1000 ओम है. वोल्टेज डिवीजन लग सकता है? Yes, ma'am. लग Yes, ma'am. सकता है. कैसे लगेगा? क्या कॉन्सेप्ट होगा वोल्टेज डिवीजन का? क्या फॉर्मूला? जल्दी बताइए, जल्दी. ये न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़े ताकि पहले शायद करंट निकालना पड़ेगा पहले लूप में. सिंपल वोल्टेज डिवीजन की बात कर रही हूँ मैं. करंट निकालना ही नहीं है आपको, वोल्टेज डिवीजन लगाना है. वोल्टेज अक्रॉस दिस 1000 ओम V1 V2 होगा. ये V2 इसके अक्रॉस है तो V2 इज इक्वल्स टू V इंटू R1 V इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 नहीं होता? जो वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला है 10 वोल्ट इंटू 1000 ओम डिवाइडेड बाय 1000 ओम प्लस 1000 ओम. दिस इज द सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल. 5. Yes, yes. 5, ma'am. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को कि अगर वोल्टेज डिवीजन लगाना है आपको सिंपली दिख रहा है सिर्फ ये एक लूप है क्योंकि करंट इस लूप में फ्लो नहीं हो रही है तो अननेसेसरी पहले करंट निकाल के फिर वोल्टेज को निकालना. अगर आप डायरेक्ट वोल्टेज निकाल सकते हो तो करंट पहले आप निकालो, डेफिनेटली निकालो, फिर उसके बाद उसी करंट को इससे मल्टीप्लाई करो वो वोल्टेज निकालो. बट ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है. दूसरा प्रोसेस है कि सिंपली वोल्टेज डिवीजन लगाया, 10 वोल्ट को डिवाइड करना है 1000 एंड एक थंब रूल कि जब भी आपको इक्वल रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं देन डेफिनेटली वोल्टेज इज गोइंग टू डिवाइड इक्वली. 5 वोल्ट इसके क्रॉस, 5 वोल्ट इसके क्रॉस. क्लियर है? तो यहाँ पे थेवेनिन्स वोल्टेज आ जाएगा VTH इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट्स. अब आपको निकालना है RTH. RTH कैसे निकालते हैं बताइए आप लोग? निकाला है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा है करके. थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है? मैम इक्विवेलेंट निकालेंगे. हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? क्या कॉन्सेप्ट है जल्दी बताइए. एनीवन? जो भी वोल्टेज सोर्स सर्किट में प्रेजेंट है उसको शॉर्ट कर दें, जो भी करंट सोर्स प्रेजेंट है उसको ओपन कर दें. तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा तो दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाएंगे और पैरेलल में आने के बाद इसके सीरीज में आ जाएंगे. 1000 ओम इन पैरेलल विद 1000 ओम. अगर दो रेजिस्टेंस इक्वल है और पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका हाफ होता है. अल्टीमेटली 500 ओम आएगा एंड 500 ओम विल बी इन सीरीज विद दिस 500 ओम और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1000 ओम. क्लियर है? Yes, ma'am. ये Yes. तो जब सॉल्व करेंगे तो ये ब्रांच शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं. शॉर्ट हो गई तो ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो उस इक्विवेलेंट जो रिजल्टेंट आएगा वो उनका हाफ होगा. दैट मींस 1000 ओम इज पैरेलल विद 1000 ओम तो जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट वो होगा 500 ओम
and this 500 ohm will be in series with this 500 ohm and equivalent resistance जो आएगा वो होगा 1000 ohm. क्लियर है? और इस तरीके से आपका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा जिसमें कि VTH is 5 volt and RTH is 1000 ohm. अब क्या करना है, अब आपको इस एमीटर को कनेक्ट करना है उस सर्किट में. तो अल्टीमेटली आपका सर्किट कैसा बन जाएगा, जो हमने पहले किया हुआ था ऐसा सर्किट, ऐसा, जहाँ पे कि ETH आपका जो VTH आया है 5 वोल्ट और जो RTH आया है वो आया है 1000 ओम. एंड यहाँ पे ZL क्या गिवन है इस सर्किट में, अब ये देखना होगा. इस क्वेश्चन में ZL इज गिवन एज 100 ओम. अब आपको निकालनी होगी करंट इस ब्रांच में जो फ्लो, पर ये जो करंट होगी आफ्टर कनेक्टिंग एमीटर दैट विल बी द मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट. पर एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट कब निकलेगी बताइए, एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट कब निकलेगी, जब उसी सर्किट में आपने कुछ भी नहीं लगाया है, जब एमीटर डिस्कनेक्ट होगा. यस, एमीटर जब डिस्कनेक्टेड, मतलब ऐसा सर्किट जब होगा तो जो आई नॉट करंट होगी, मतलब सिर्फ 1000 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है एंड 5 वोल्ट्स का सोर्स लगा है, तो जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज द एक्चुअल करंट. लेकिन वही अगर एमीटर कनेक्ट कर दिया है तो जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी करंट है, वो मेजर्ड करंट है. अब ऐसी करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से आपको दो करंट मिलेगी, एक तो 5 मिली एम्पियर की करंट मिलेगी और दूसरे केस में उससे थोड़ी सी चेंज विच इज 4.54 मिली एम्पियर्स. अब ये दोनों करंट का जो डिफरेंस आएगा उससे आप एरर निकालेंगे एंड एक्यूरेसी निकालेंगे. अब क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, प्लीज बताइए. हो जाएगा. हो जाएगा, वेरी सिंपल. ओके, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन. अब नेक्स्ट इज डायनामिक. अभी इसके और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग एक क्लास में 2-3 क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों को समझ आ रहा है तो आपको दिए जाएंगे ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए. सो वी विल सी एट दैट टाइम कि आपको कितना आता है. ठीक है. नेक्स्ट इज डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम. डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमें ये देखना है, ये जो एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है 3 पॉइंट्स का, इसको आप रीड करेंगे तो इसमें सिंपली यही लिखा हुआ है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे ही हम इनपुट अप्लाई करते हैं तुरंत अपनी फाइनल वैल्यू पे नहीं पहुंच जाता. उसमें 2 स्टेजेस आती हैं, एक तो ट्रांजिएंट स्टेज है, दूसरी है स्टेडी स्टेज. ट्रांजिएंट मतलब जब तक कि आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, एक फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, तब तक की स्टेज होती है ट्रांजिएंट स्टेज. उसके बाद जब वो अपने एक फाइनल वैल्यू पे आउटपुट पहुंच जाता है तो जो स्टेज आती है वो होती है स्टेडी स्टेट. दोनों ही स्टेट्स में सिस्टम का बिहेवियर हमें पता होना चाहिए, उसका एनालिसिस करना एक अलग ही सब्जेक्ट है, जो कि आप लोग नेटवर्क एनालिसिस के अंदर एक आप लोगों को एक यूनिट में होगा, ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस. आप लोग सिलेबस उठा करके देखना, उसमें है एक कंप्लीट स्टडी है कि किस तरीके से ट्रांजिएंट स्टेट में सर्किट वर्क करता है एंड देन किस तरीके से स्टेडी स्टेट में सर्किट वर्क करता है. पर वो तो आपका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है. सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट पर्पस. जब भी हम इंस्ट्रूमेंट में इनपुट अप्लाई करते हैं और उसमें आउटपुट आता है तो इनपुट और आउटपुट आने के बीच में 2 स्टेट्स एक क्रॉस होती हैं. सो हमें इन दोनों स्टेट्स का नॉलेज होना जरूरी है और सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है इस स्टेट में. अब क्या होता है कि जैसे ही हमने इनपुट दिया हमारे इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि अमीटर में जैसे इनपुट गया या वोल्ट मीटर में जैसे इनपुट गया, तो अभी तो हमने क्या देखा कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या है, इंटरनली रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. पर जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, उसमें इंटरनली कैपेसिटेंस भी हो सकता है, उसमें इंटरनली इंडक्टेंस भी प्रेजेंट हो सकता है. और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो है एनर्जी को स्टोर करने वाले एलिमेंट है. क्या ये आप लोगों को पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं. कैपेसिटर क्या करता है, किस एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में बताइए? इलेक्ट्रोस्टैट. इलेक्ट्रोस्टेट, दैट मींस चार्जेस को स्टोर करता है. और इंडक्टेंस क्या करता है, करंट. मैग्नेटिक. यस, मैग्नेटिक, मतलब वो करंट को स्टोर करना. मतलब कैपेसिटर अपोजिट क्या करता है,
चेंज इन दी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं। जो मेटल प्लेट्स होती हैं, उन मेटल प्लेट्स के बीच में जो चार्ज होता है, चार्ज नहीं होता, दैट मीन्स एक सरफेस पे होते हैं, वही नंबर ऑफ चार्जेस उसकी प्लेट के दूसरे सरफेस पे होते हैं, दैट मीन्स ये चार्ज को स्टोर करके रखता है। इट अपोजेस द चेंज इन चार्जेस, मतलब चार्जेस के फ्लो में चेंज को अपोज करता है। और सिमिलरली इंडक्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब चेंज इन करंट इट विल अपोज इन द चेंज इन करंट, मतलब जो करंट इसमें प्रीवियसली फ्लो हो रही थी at t is equals to 0, वही करंट इसमें t is equals to 0 माइनस पे भी फ्लो होगी, जो भी करंट है वो चेंज नहीं होगी। सिमिलरली जो भी चार्ज कैपेसिटर के प्लेट पे t is equals to 0 माइनस पे प्रेजेंट है, वही नंबर ऑफ चार्जेस t is equals to 0 प्लस पे प्रेजेंट होंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द चार्जेस। और इसलिए ये एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की तरह काम करते हैं, और इन एलिमेंट्स की वजह से ही हमारे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, या तो वो जो पहले था उससे चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दी स्टोर्ड चार्जेस एंड करेंट्स, और जो पहले था अगर फास्ट था तो स्लो हो सकता है, स्लो था तो फास्ट हो सकता है। मतलब ये जो भी फ्लक्चुएशंस आपके सिस्टम में आएगी बिकॉज ऑफ दीज कैपेसिटेंसेस एंड इंडक्टेंस, उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं, बट ये दो एलिमेंट है जो आप लोग जानते हैं, इसलिए इनका एग्जाम्पल लिया गया है। इन एलिमेंट्स की वजह से जो हमारे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक्चुअली में होनी चाहिए थी, वो ना होकर के चेंज हो जाती है। सो ये जो स्लगिशनेस इंट्रोड्यूस होती है, ये सारे जो चेंजेस आते हैं, इनको हम डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखते हैं, और इसमें बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। इनमें से पहली प्रॉपर्टी है डायनेमिक एरर। अभी आपने स्टैटिक एरर पढ़ी थी, याद है किसी को? यस मैम। क्या है? It is the difference between measured value and true value. It is the difference between measured value and true value. Static error is equals to AM minus AT. Clear है? Same is dynamic error, बस difference क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो quantity है वो time के साथ change हो रही है. It is the difference of true value of the quantity changing with time and the value indicated by the instrument, provided static error is 0. जो भी इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड वैल्यू दिखा रहा है एंड जो भी ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस, बट ये जो वैल्यूज है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट इज फिडिलिटी। फिडिलिटी एक इम्पोर्टेंट, इसके पहले फिडिलिटी वर्ड सुना आप लोगों ने? एनीवन? मैम ग्रामेटिकली पढ़ा है, मतलब वोकैबुलरी टाइप। इंजीनियरिंग में अभी तक कहीं पढ़ा या साइंस में कहीं पढ़ा? फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, वेरी गुड। बट यहाँ पे जो फिडिलिटी है, वहां पे जो फिडिलिटी है सेम टर्म, सेम ही है। उसका मीनिंग क्या है कि अगर जो भी इनपुट दिया जा रहा है आपके सिस्टम में, सिस्टम एज इट इज उस इनपुट को आउटपुट में प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं। आइडियली सिस्टम को प्रोड्यूस करना चाहिए जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको आउटपुट में, मतलब 100% फिडिलिटी होनी चाहिए किसी भी सिस्टम की, बट ऐसा होता नहीं है, फिडिलिटी 100% नहीं हो पाती है, और इसलिए हमें इसे ज्यादा से ज्यादा रखने की जरूरत होती है। किसी भी सिस्टम की अगर फिडिलिटी ज्यादा है, मतलब उसकी कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी ज्यादा है, और उससे उतने अच्छे तरीके से आउटपुट में इनपुट को रिप्रोड्यूस कर सकता है। अलग अलग सिस्टम में हमें फिडिलिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि टेलीविजन है, टेलीविजन में हम जब भी जैसे टीवी देख रहे हैं तो स्क्रीन ऐसे अजीब सी ग्लिचेस आ रहे हैं, स्क्रीन में वेव्स आ रही हैं, तो उस केस में जो फिडिलिटी है, मतलब जो भी इनपुट आ रहा है वो तो आ रहा है जितना आना है उसको, बट आउटपुट इज नॉट एबल टू शो दैट इनपुट कंप्लीटली, दैट मींस उस केस में जो फिडिलिटी है वो क्या है बताइए?
कम यस, क्या है उस केस में फिडिलिटी पुअर है आपके सिस्टम की, टेलीविजन की, बट डे बाय डे जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, डे बाय डे जो भी अप्लायंसेस आ रहे हैं, उनकी फिडिलिटी जो है इम्प्रूव होती जा रही है। बट वहीं कुछ सिस्टम है जहाँ पे कि हमें फिडिलिटी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि टेलीविजन तो आप देख रहे हो, विजिबली वो ज्यादा क्लियर है, बट वहीं अगर फ्रिज है या एसी है तो उसमें होती है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब वो प्रॉपर कूलिंग नहीं दे रहा है या प्रॉपर आपका रेफ्रिजरेशन नहीं हो रहा है, उस केस में फिडिलिटी ज्यादा विजिबल होती है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें एक्चुअली में फिडिलिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, बट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि फिडिलिटी उतनी ज्यादा हो। क्लियर है? इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अभी इस पर्टिकुलर पीपीटी में मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकल। तो अभी आप लोगों के लिए एक टास्क है कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करने वाली हूँ, प्लीज लिख लीजिए और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मैं बताऊंगी, तो आपको ओलंपस पे अपलोड करना है। दिस विल बी योर असाइनमेंट, जो भी आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है और जो अभी आज पढ़ी है उन दोनों पे बेस्ड। सो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। लिख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन या नहीं? बिल्कुल ना। सो प्लीज राइट डाउन, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीमीटर is 25 kilo ohm. This is used for measuring voltage across a circuit having output resistance of 1 kilo ohm. राइट डाउन कर रहे हैं आप लोग या नहीं? मैं ऐसे डिक्टेट करते जा रही हूँ। इज एनीवन राइट? मैम फर्स्ट लाइन बस वापस बोल दीजिए। The input resistance of voltmeter is 25 kilo ohm. This is used for measuring voltage across a circuit having output resistance of 1 kilo ohm and open circuit voltage is 12 volt is 12 volt is 12 volt. Find the error. लिख लिया सभी ने? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये 2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट की तरह। नेक्स्ट क्लास में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि ईएससी में पूछा गया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। सो प्लीज ये क्वेश्चंस को आप लोग इजीली मत लीजिए, आपसे बन रहा है बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी तो और भी अच्छा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन। अ डीसी सर्किट can be represented by an internal voltage source of 50 volt
with an output resistance of 100 kilo ohm full stop. In order to achieve accuracy better than 99% for voltage measurement across its terminals, calculate the resistance of the measuring device. Is it clear? Yes, ma'am. क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया या अभी भी नहीं लिखा? लिख कोई लिया। लाइन मैम लास्ट में calculate the resistance of the measuring device. Is it clear? Everybody has written down the question?